बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज वाले रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें उसने पूछा हुआ है कि अगर हम किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिलीज करते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताएं विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि क्या वो स्ट्रेट लाइन उसकी मोशन होगी। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है मे और मे नॉट बी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी, अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को रिलीज करते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पाथ स्ट्रेट हो भी सकता है, नहीं भी। अब मैंने आपको बताना है कब स्ट्रेट हो सकता है, कब नहीं हो सकता। रेक्टिलिनियर से मुराद है स्ट्रेट। तो आप ये देखिएगा किसी हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? सिंगल चार्ज। तो आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस जो चार्ज से वे जाती हैं उनके दरमियान सेपरेशन बढ़ती है। सेपरेशन यूनिफॉर्म नहीं है बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है आइसोलेटेड चार्ज का। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स अमल करती है, लिहाजा चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट होती है, लिहाजा आइसोलेटेड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज में फोर्स भी अमल करेगी, वो भी स्ट्रेट पाथ में अमल करेगी। यानी कि पता ये चला कि हमारे पास पॉइंट चार्ज की मोशन रेक्टिलिनियर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकती है। कब? जब हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की, कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हों, इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस आपको पता है कर्व होती हैं, वो स्ट्रेट नहीं रहती। लिहाजा एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस में के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व है, लिहाजा इस केस में अगर हम टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स अमल करेगी वो भी अलोंग दी कर्व पाथ अमल करेगी। लिहाजा इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करेंगे टेस्ट चार्ज को, तो उसका पाथ जो होगा वो नॉन रेक्टिलिनियर हो, यानी कि कर्व पाथ हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी तौर पे जीरो होता है इनसाइड द चार्ज स्फीयर, होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली जीरो होगा। तो आपको पता होना चाहिए यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा हमें प्रूव करना है कि आप देखिए मैंने स्फीयर के इनसाइड पता चलाने के इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि जीरो है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके इनसाइड गाउसियन सरफेस ड्रा करेंगे, क्लोज गाउसियन सरफेस। तो इसे हम डॉटेड लाइन की फॉर्म में ड्रा करें, इसका रेडियस एक्चुअल रेडियस से क्या होगा? कम होगा। तो बाय गॉस हम लोग यहाँ पे फ्लक्स को किसके बराबर लिखते हैं? क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, यहाँ पे क्या? जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? जीरो। क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। जीरो ओवर समथिंग जीरो, लिहाजा फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आएगा? यहाँ पे जीरो, यानी कि फ्लक्स इनसाइड गाउसियन सरफेस यहाँ पे क्या? जीरो। अब फ्लक्स का हमने एक और फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, ई डॉट ए, यानी फ्लक्स जीरो है, लिहाजा हम ये ई डॉट ए को जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई डॉट ए जीरो का इक्वल का मतलब है कि यहाँ तो एरिया जीरो है, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब आप ये देखें यहाँ पे, यहाँ तो एरिया जीरो होगा, यहाँ ई जीरो होगा। तो एरिया तो यहाँ पे जीरो नहीं है, लिहाजा यहाँ से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर क्या होगी? जीरो। ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ये पूछ रहा है कि हम गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या ये कह सकते हैं कि गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस चार्ज इन क्लोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यस इट इज ट्रू, या हम ये कह सकते हैं। वो किस तरह कहते हैं? बाय गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ओवर एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ के मुताबिक हम लोग फ्लक्स को क्लोज सरफेस को किसके बराबर लिखते हैं? क्यू ओवर एप्सिलॉन। अब देखें यहाँ पे 1 ओवर एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? चार्ज के। और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू अ क्लोज सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज के। लिहाजा पता ही चला कि हमारे पास जो स्टेटमेंट उसने हमसे पूछी है कि ट्रू है कि नहीं, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब 9 क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में आता है और इंतहाई आसान है। क्वेश्चन ये कि बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स
बताएं किस पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल, यानी ये देखिए ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव का लो है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ में प्लेस करते हो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उससे क्या करती है, अट्रैक्ट, नेगेटिव प्लेट उससे क्या करेगी, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल। स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 13 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछना है कि बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से बढ़ेगी या कम होगी। तो आप पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से इंक्रीज करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि हमने करंट का फॉर्मूला ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में, कि करंट का फॉर्मूला ये लिखना है NAQVD। तो करंट को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे पास ये VNAQ इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप देखें यहाँ पे NAQ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो साबित हो रहा है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हमने मैथमेटिकली इसको जस्टिफाई भी करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। अब पार्ट बी में पूछ रहा है कि बताएं अगर हम लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर भी डिक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए यही फॉर्मूला मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ, आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, V/R। तो आप देखें ड्रिफ्ट NAQ इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब R की जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ρL और A, एरिया से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप देखें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि अगर लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। और दूसरे पार्ट में इसी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मुझे पूछ रहा है कि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है फॉर कॉपर वायर। तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। यानी इस केस में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।